तो ये है यूनिट 3 जहाँ पे हम बात करने वाले हैं वाटर टैंक की। तो वाटर टैंक में से 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाली हूँ। इसके साथ हम ये खाली 25 नहीं और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे जिसमें आपका पूरा यूनिट कवर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मैक्सिमम पिच ऑफ द रिवेट इन द स्टील स्टॉक लिमिटेड टू। अगर आप बात करें कि स्टील स्टॉक की, तो स्टील स्टॉक में जो आपका मिनिमम कितना रिवेट में की पिच कितनी रखती है हम, तो इसका आंसर हो जाएगा 10T। जो आपका रिवेट हम जब कनेक्शन बनाते हैं तो बोल्टेड और रिवेटेड कनेक्शन बनाते हैं, तो ये जो आप कनेक्शन बनाते हैं इस कनेक्शन की बात चल रही है। तो ये वाला कनेक्शन आप कितना रखेंगे, ये जो इन दोनों के बीच का पिच डिस्टेंस रखेंगे आप 10T। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन शुड बी प्रेफरेबली बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ टॉर्शन ऑकर। अगर कोई आपके वाटर टैंक में टॉर्शन होता है, टॉर्शन कब होगा, टॉर्शन कब होगा ये बताइए, जल्दी से बताइए टॉर्शन कब होगा। देखो कोई भी लेटरल फोर्स जैसे कि विंड लोड हुआ या अर्थक्वेक लोड हुआ, उस टाइम पे हमारा टॉर्शन फोर्स जनरेट होता है। तो अगर टॉर्शन फोर्स जनरेट हो रहा है उस कंडीशन में आप कौन से वाले सेक्शन के तरफ जाएंगे, आप एंगुलर सेक्शन यूज़ करेंगे या बॉक्स सेक्शन। अगर एंगुलर सेक्शन की बात करूँ तो एंगुलर सेक्शन कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से। तो आप एंगुलर सेक्शन यूज़ करें या बॉक्स सेक्शन यूज़ करें, चैनल सिस्टम को बना के दोनों ही इफ़ेक्टिवली वर्क करेंगे। तो दोनों अगर वर्क इफ़ेक्टिवली कर रहे हैं तो हमें किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जो आपका बोथ ए एंड बी है। मतलब कि हमें याद रखना है टॉर्शन के केस में आप एंगुलर सेक्शन और बॉक्स दोनों ही यूज़ करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने कहा था प्लेट गर्डर ब्रिज में आई सेक्शन का यूज़ करा जाता है। जनरली मेन सेक्शन, कोई भी मेन सेक्शन की कंस्ट्रक्शन के लिए आपका आई सेक्शन का यूज़ होगा। बाकी अगर आप अदर की बात करो तो एंगल सेक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिनिमम पिच प्रोवाइडेड इन द रिवेट ऑफ स्टील। हम मिनिमम कितना पिच प्रोवाइड करेंगे रिवेटेड, अगर हमें स्टील का वाटर टैंक देना है उस कंडीशन में मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए, मिनिमम पिच होती है 3D, है ना। तो ये याद रखना है कि 3D क्या है, आपका मिनिमम पिच है। इसके ऊपर भी मिनिमम पिच पूछा था, इसके ऊपर ये जो हमने क्वेश्चन करा था यहाँ पे भी मिनिमम पिच पूछा था, मगर यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है, क्या कह रहा है, इज़ यूज्ड इन स्टील स्टॉक इज़ लिमिटेड। ये स्टील स्टॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टील स्टॉक चिमनी, ठीक है, ओके, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो कह रहा है ये किसके लिए कह रहा है, ये वाटर टैंक के लिए, स्टील टैंक के लिए कह रहा है। तो स्टील टैंक के लिए 3D होता है और स्टील स्टॉक के लिए 10T होता है, दोनों याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं फॉर द फिल्टर वेल्डेड। अगर हम फिलिट वेल्ड फॉर प्लेट कंस्ट्रक्शन शैल बी टेकन एज जॉइंट एफिशिएंसी फैक्टर। वो क्या कह रहा है कि जॉइंट एफिशिएंसी फैक्टर फिलिट वेल्ड के केस में आप कितना लेंगे। तो जल्दी से बताएं फिलिट वेल्ड के केस में हम कितना लेते हैं। फिलिट वेल्ड के केस में जो आपका फिलिट वेल्ड है इसलिए हम 0.75 ले रहे हैं। फिलिट वेल्ड है इसलिए हम कितना ले रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी 0.75% ले रहे हैं। इसी की जगह अगर मैं बट वेल्डिंग करूँगी तो इसका परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगा और ये पहुँच जाएगा आपका कितना 95 to 100%, अगर हम बात करते हैं आपका बट वेल्डिंग की, ठीक है। तो मगर फिलेट वेल्ड में आपके कितना परसेंट रहेगा, 0.75%, है ना, मतलब 75% रहेगा इसका क्राइटेरिया एफिशिएंसी का। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, थिकनेस ऑफ द प्लेट इन द लोअर सिलेंड्रिकल कोर्स ऑफ द वाटर टैंक विथ सस्पेंडेड बॉटम शैल नॉट बी लेस देन 5000 किलोलीटर। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका वाटर टैंक है, ये जो आपका वाटर टैंक है, इसके अगर आप इसके नीचे कोई भी प्लेट है ना, द थिकनेस ऑफ द प्लेट इन द लोअर यहाँ पे लोअर सिलेंड्रिकल कोर्स, मतलब कि यहाँ पे लोअर सिलेंड्रिकल कोर्स ऑफ द वाटर टैंक विथ सस्पेंडेड बॉटम शैल नॉट बी लेस देन फॉर 500। अगर 500 किलोलीटर आप पानी भरना चाहते हो तो नीचे वाली जो आप प्लेट का यूज़ करोगे, इस नीचे वाली प्लेट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो नीचे वाली प्लेट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए डियर, उस कंडीशन में 8 mm होनी चाहिए।
और अगर मिनिमम थिकनेस की बात करें तो अगर आपका वाटर टैंक है और वाटर टैंक की अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं रेक्टेंगुलर या सर्कुलर सिलेंड्रिकल, उस कंडीशन में जो आपकी थिकनेस रहती है वो हम लेते हैं 6 mm विदाउट कोरोजन के लिए। और अगर कोरोजन रेजिस्टेंस बनाना है तो कोरोजन रेजिस्टिव के लिए 8 mm लेंगे। मगर यहाँ पे कुछ कंडीशन बदल गई। यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई है, आपका 5000 लीटर यहाँ पे वाटर को भर रहे हैं और इसके बाद आपको कहाँ पे बताना है, नीचे ही स्ट्रेस आपकी ज़्यादा जनरेट होगी। तो नीचे अगर लोअर पार्ट में ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगी तो आपको वहाँ पे थिकनेस भी ज़्यादा करनी होगी, इसलिए हम यहाँ पे 8 mm ले रहे हैं, नहीं तो जनरली हम 6 mm लेते हैं। इतना आपको क्राइटेरिया समझ आया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट होल शेड नॉट बी लेस देन। अगर आप मिनिमम होल, ये जो आप होल बनाते हैं ना रिवेट के लिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो किससे ज़्यादा नहीं करता, 2.5D। ये तो हमें पता है रिवेट के लिए, बोल्टेड और वेल्डेड के लिए, है ना। तो ये कितना होना चाहिए, 2.5D। 3D क्या है डियर, यहाँ पे 3D मिनिमम पिच डिस्टेंस है। 2.5D क्या है आपका, होल के बीच का डिस्टेंस, होल के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, है ना, ये है 2.5D। और पिच डिस्टेंस 3D से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। तो और आगे वो पूछ सकता है कि हुप स्ट्रेसेस कब लगेंगे, आपके बस्टिंग फोर्स कब लगेगा, है ना। तो उन सब के बारे में बात हम अभी करते जाएंगे एक के बाद एक। नेक्स्ट वो कह रहा है द जॉइंट बिटवीन द शेल एंड फ्लैट बॉटम शेल कंसिस्ट ऑफ अ, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि द जॉइंट बिटवीन, जो जॉइंट बिटवीन रहता है आपका शेल का और जो आपका फ्लैट प्लेट रहती है, ये आपकी शेल है और ये आपकी फ्लैट प्लेट है। तो फ्लैट प्लेट और शेल के बीच का जो आप कनेक्शन बनाते हैं, यहाँ पे जो आपका शेल और इन दोनों के बीच का जो आप कनेक्शन बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो किससे बना सकते हैं, है ना। तो हम किससे बना सकते हैं, कंटिन्यूस फ्लूइड वेल्ड से बनाएंगे। कभी भी शेल और फ्लैट प्लेट के बीच के जॉइंट हम कभी भी फ्लूइड वेल्ड से नहीं करेंगे, उस टाइम पे हम कंटिन्यूस वेल्डिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्टली वो क्या कह रहा है, नेक्स्टली कह रहा है कि सिंगल फिलेट लैब जॉइंट मे बी यूज्ड ओनली ऑन द आउटसाइड ऑफ। अगर आपको क्या सिंगल लैब का यूज़ करना है, सिंगल लैब मतलब कि क्या हो गया, ये आपका वेल्डिंग है और यहाँ पे जो आप लैपिंग देते हैं, ये वाली जो आप लैपिंग देते हैं, अगर सिंगल लैब का यूज़ करना है, फिलेट सिंगल लैब जॉइंट का यूज़ करना है आउटसाइड में, तो आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, रूफ प्लेट में करेंगे, ट्रस प्लेट में करेंगे, बोथ ए और बी। तो आप अगर हम बात करें रूफ प्लेट की, तो रूफ प्लेट में क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेसेस कम आती हैं, हमेशा याद रखो कि अगर हम रूफ की बात करें, साइलो हो, वाटर टैंक हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे ये जो रूफ है, यहाँ पे जो आप रूफ देते हैं, तो ये यहाँ पे क्या है, आपकी स्ट्रेसेस कम आती हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिंगल फिलेट लैब का यूज़ कर सकते हैं। अदर इसके अलावा और कहीं पे हम यूज़ नहीं करेंगे, है ना। अदर हम जगह हम कंटिन्यूस वेल्डिंग का या फिर डबल फिलेट वेल्ड का यूज़ करेंगे या फिर बट वेल्ड के साथ जाएंगे। इसके ऊपर एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर देती हूँ कि फ्री स्पेस पूछेगा कि फ्री स्पेस आप वाटर टैंक का कितना रखना चाहिए। तो ये जो हाइट रहती है ये रहती है 2 मीटर, है ना। तो ये याद रखना आप, कितना रहेगा, 2 मीटर रहेगा वाटर टैंक के लिए। नेक्स्ट वो कह रहा है सिंगल फिलेट वेल्ड मे बी यूज्ड इन द प्लेट नॉट एक्सीडेड। अगर आप सिंगल फिलेट वेल्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इसका थिकनेस होता है 12 mm थिकनेस। तो सिंगल फिलेट वेल्ड के लिए जो आप यहाँ पे प्लेट यूज़ करोगे ये 12 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर इससे एक्सीड कर गई तो क्या हो जाएगा, इससे एक्सीड कर गई तो आपका जो जॉइंट है, ये जो आपका जॉइंट है, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और आपका जॉइंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना। तो 6 mm से लेके 12 mm तक हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगल फिलेट। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बड वेल्ड या दूसरे वेल्डिंग का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, ट्रांसवर्स स्पेसिंग बिटवीन द पैरेलल एडजेसेंट लाइन ऑफ फास्टनर। जो आप यहाँ पे फास्टनर देंगे, इनके बीच का जो पैरेलल एडजेसेंट लाइन रहेगी, इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि आप ये यहाँ पे आपने फास्टनिंग दी, ठीक है, फास्टनिंग दी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, गेज डिस्टेंस। ठीक है,
इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, गेज डिस्टेंस कहेंगे। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 10। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। आगे वो क्या कह रहा है, द न्यूमेरिकल फैक्टर बाय विच द वर्किंग लोड इज टू बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ अप्रोप्रिएट डिजाइनिंग अल्टीमेट लोड। अगर हमें किसी भी चीज़ का अल्टीमेट लोड निकालना है तो अल्टीमेट लोड फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर 1.5 आप क्या करेंगे, लोड फैक्टर से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, अल्टीमेट लोड मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड कर देती हूँ, वाटर टैंक की बात हो रही है तो कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, तो यहीं पे मैं आपको कुछ चीज़ें ऐड कर देती हूँ वाटर टैंक के साथ, कि अगर वो प्लेट की डिज़ाइनिंग का है तो वो पूछ सकता है प्लेट की डिज़ाइनिंग में जो आपका स्टे रहता है, लॉन्ग स्टे और शॉर्ट स्टे। तो लॉन्ग स्टे कहाँ पे देते हैं, शॉर्ट स्टे कहाँ पे देते हैं, थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया समझ लो कि शॉर्ट स्टे देते हैं हम नीचे की प्लेट के कनेक्शन करने के लिए शॉर्ट स्टे का यूज़ किया जाता है, और अबव प्लेट का जो आपका कनेक्शन करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, लॉन्ग स्टे का। लॉन्ग स्टे और शॉर्ट स्टे क्यों हम जनरेट करते हैं या क्यों हमें देना पड़ता है, जो आपका वाटर टैंक है इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस लगती हैं, और ये जो हुप स्ट्रेसेस या इसको बर्स्टिंग फोर्स या वाटर का ड्रैग फोर्स भी कहा जाता है, इस ड्रैग फोर्स से, इस एक्स्ट्रा फोर्स से, वाटर के फोर्स से हमें बचाने के लिए हम यहाँ पे लेटरल स्पेसिंग देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको हम कहते हैं लॉन्ग स्टे या शॉर्ट स्टे। लॉन्ग स्टे और शॉर्ट स्टे में आपको रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करने हैं, इसका मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप अगर मेरे वाटर टैंक की डिज़ाइनिंग को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आर ए और आर बी का कैसे कैलकुलेशन करना है, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट वहाँ से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और चीज़ें ऐड कर देती हूँ आप लोगों के लिए, कि अगर लॉन्ग स्टे और शॉर्ट स्टे की हम बात करें तो लॉन्ग स्टे और शॉर्ट स्टे में क्या होता है कि ये जो आपका हाइड्रोलिक प्रेशर है ना, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। हाइड्रोलिक प्रेशर जो आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, रिएक्शन निकाल लेंगे यहाँ पे आर ए, और यहाँ पे निकाल लेंगे आर बी रिएक्शन। तो ये आर ए आर बी रिएक्शन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हुप स्ट्रेसेस या बेंडिंग मोमेंट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए आप मेरा वाटर टैंक का वीडियो देख सकते हो, बाकी जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करती जा रही हूँ। नेक्स्ट वो कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ द स्मॉलेस्ट प्री स्ट्रेस स्टील टैंक। अगर एक स्मॉल प्री स्ट्रेस टैंक है उस कंडीशन में उसकी वाटर कैपेसिटी कितनी होगी, तो ये होगी 1650 लीटर्स की होगी। अगर स्मॉल स्टील टैंक है तो कितना होगा, 1650 लीटर्स। अगर कैपेसिटी निकालना है तो कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं आप बताएंगे मुझे। अगर आपकी डेंसिटी दी हो या आपकी वाटर दिया हो कि वाटर का स्टोरेज कितना है, वॉल्यूम दिया हो, तो इस कंडीशन में आप कैसे कैपेसिटी निकालते हैं ये मुझे कमेंट करके बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी के ऊपर एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि वो। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट इन द स्टील स्टॉक। फिर से वो क्या कह रहा है, स्टील स्टॉक के केस में जो आपका मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए प्लेट की वो कितनी होनी चाहिए, तो ये कितनी होगी, 6 mm रहेगी, है ना। मिनिमम थिकनेस अगर आप किसकी बात करें, ये जो आपका स्टील स्टॉक रहता है ना, इसका अगर हम अपर पोर्शन की बात करें, सिलेंड्रिकल पोर्शन की, तो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन में 6 mm चल जाता है, मगर ये जो आप फ्लेयर पोर्शन प्रोवाइड करते हैं ना, इस कंडीशन में आप इसकी थिकनेस बढ़ा के 8 mm कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। लाइनिंग वगैरह के बारे में आप अगर चिमनी का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसमें मैंने लाइनिंग वगैरह के बारे में भी इम्पोर्टेंस दिया है। अभी इसके बाद में चिमनी का भी वीडियो डालने वाली हूँ, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन द स्टील। जो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस रहती है स्टील के केस में वो कितनी रहती है, तो ये रहती है 1890। परमिसिबल स्टील की स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस कितनी होती है, 1890 होती है, ठीक है। 1890 याद भी कर सकते हैं, सन 1890, ठीक है। ये क्या है, सन 1890 में क्या हुआ था, हमारा स्टील मजबूत हो गया था। नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर IS 456/1978 शैल बी टेकन एज। अगर हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो स्टील के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी रखनी चाहिए, तो स्टील की मॉड्यूलस इलास्टिसिटी रहती है 200 kN/mm², ठीक है, स्टील के केस में। नेक्स्ट वो कह रहा है कि स्टील वाटर टैंक आर मेनली डिज़ाइन फॉर। जो आपका स्टील वाटर टैंक है इसको हम मेनली काहे के लिए डिज़ाइन करते हैं, विंड प्रेशर के लिए, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ टैंक, विंड प्रेशर, वाटर प्रेशर,
या अर्थक्वेक लोडिंग। तो ये तो बहुत ईजी है, वाटर प्रेशर के लिए करते हैं आप इसको डिज़ाइनिंग। नेक्स्ट वो कह रहा है द अलाइबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील प्लेट फॉर द वाटर टैंक इज एज्यूम्ड एट। क्या कह रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस कितना लोगे आप, है ना। टेंसाइल स्ट्रेस माइल्ड स्टील प्लेट के लिए आप कितना लोगे, कितना एज्यूम कर सकते हो। तो कितना एज्यूम कर सकते हो, 105.5 मेगा पास्कल ऑन ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया पे कितना लोगे, 105.5 मेगा पास्कल ग्रॉस एरिया का। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ एल held in the position and the restrained in the direction at one end and the efficiency restrained in the direction but not held in the position at the other end is। देखो वो कुछ नहीं है, ये है ना, ये जो आपकी लैंग्वेज ये जो लिख करके दे रहा है ये कोडल लैंग्वेज है, ये आपको कोड में मिल जाएगी। आईएस कोड में इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, तो आईएस कोड में जा करके देख लेना। और नहीं तो ये क्या कहना चाह रहा है इसको मैं आपको बता देती हूँ। ये कहना चाह रहा है कि क्या कह रहा है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर इज एल। एक आपका कंप्रेशन मेंबर है जिसका लेंथ कितना है, एल है, इन द पोजीशन एंड रीस्ट्रेन इन द डायरेक्शन। अब इसको हमने क्या करा है, पोजीशन से रीस्ट्रेन कर दिया, डायरेक्शन से भी रीस्ट्रेन कर दिया, मतलब कि इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आ रही है और इसमें ये कहीं पे भी ना आगे मूव कर रहा है ना पीछे मूव कर रहा है, इन सब में रेजिस्टेंस दे रहा है। तो इन सब में रेजिस्टेंस कौन देता है, आपका फिक्स्ड एंड देता है। नेक्स्टली वो आगे क्या कहता है उसको हम पढ़ते हैं, ऑन द वन एंड एंड इफेक्टिवली रीस्ट्रेंड इन डायरेक्शन बट नॉट हेल्ड इन पोजिशन। रीस्ट्रेन इन डायरेक्शन मतलब कि मूवमेंट इसमें नहीं जनरेट हो रहा है मगर ये अपनी पोजीशन से मूव कर सकता है ना। रीस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन बट नॉट इन देयर पोजीशन, मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है कि आपको कनेक्शन बताना है इन द पोजीशन एट द अदर एंड। तो एक एंड से क्या है, एक एंड से ये फिक्स्ड है और दूसरे एंड से हिंज है। इस कंडीशन में आपको इफेक्टिव लेंथ बताना है। इस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर वो कहता है कि रीस्ट्रेन्ड, अगर वो डायरेक्शन में रीस्ट्रेन्ड इन द डायरेक्शन, रीस्ट्रेन्ड इन द डायरेक्शन दैट मीन्स कि वो अपनी पोजीशन पे घूम सकता है ना। अगर उसमें कोई इफेक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है तो, है ना। तो अगर नो रोटेशन का है मतलब कि रोटेशन नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं लग रहा है, और पोजीशन की बात करता है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को आपको देखना है। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सा वाला कनेक्शन है। क्या कह रहा है 19 क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द शेयर स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेंथ विथ इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। ये तो आपको पता है क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आई डोंट थिंक सो कि ये पूछेगा, स्किप इट आउट। नेक्स्ट हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू IS 871 द मिनिमम थिकनेस ऑफ द वर्टिकल स्टिफनर वेब प्लेट शेल नॉट बी एक्सीड। जो आपका ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए आपका जो स्टिफनर वेब प्लेट का थिकनेस। वेब प्लेट एक बार यहाँ पे देख लो कौन सी वाली हो जाएगी, ये आपकी ये जो बीच वाली प्लेट है इसी को हम कहते हैं वेब प्लेट। तो इसकी थिकनेस किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तो ये होता है D/200। इसमें क्या लोगे आप, D/200 लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, द स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज जनरली नोन एज। क्या कह रहा है, कोई भी अगर स्ट्रक्चरल मेंबर है तो कोई भी अगर स्ट्रक्चरल मेंबर है उस कंडीशन में जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस ये वाली जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अगर ये कंप्रेशन ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, है ना। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और इसी के ये क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, इस जनरली नोन एज। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो आपको भी पता है कि कंप्रेशन कॉलम की बात करो तो कॉलम में क्या होता है, कॉलम में यही सिमिलर कंडीशन होती है, जब हम लोड लगाते हैं तो यहाँ पे कंप्रेशन आता है और ये क्या हो जाता है आपकी लॉन्गिट्यूडनल जो भी एक्सिस रहता है उसके पैरेलल हो जाता है।
तो ये हो सकता है ये कॉलम हो, स्ट्रेंच हो, पोस्ट हो, तो इन तीनों चीज़ों में क्या है, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों को इंक्लूड कर दिया। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, मतलब कि वो क्या कहना चाह रहा है, आप समझ पा रहे हैं, आपके जो भी लोड है इसके कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रही है, तो ये लेटरल डायरेक्शन में क्या हो, इसके पैरेलल हो उस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, इफ द डेप्थ ऑफ द टू कॉलम सेक्शन आर इक्वल देन द कॉलम स्प्लाइस इज प्रोवाइडेड। मतलब कि क्या कह रहा है कि अगर दो सेक्शन है आपके कॉलम के, है ना, अगर दो सेक्शन है आपके कॉलम के और वो क्या है, अगर वो दोनों कॉलम, if the depth of the two column section are equal then the column splice is provided। अगर दोनों कॉलम की क्या है, क्रॉस सेक्शन सेम है, सेक्शन सेम है, उसका उस कंडीशन में जो आप स्प्लाइस देते हैं वो कितने पे देना है ना, या वो कब प्रोवाइड करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, नन ऑफ द अबव। इस कंडीशन में ना आप फिलेट प्लेट दे सकते हैं, ना आप बेयरिंग दे सकते हैं, ना आप बेयरिंग प्लेट दे सकते हैं विद द फिलेट एंड बेयरिंग प्लेट, ये कोई भी कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आगे हम बात करते हैं, क्या कह रहा है कि अलाउएबल स्ट्रेस इन द एक्सियल टेंशन फॉर द रोल्ड आई सेक्शन एंड द चैनल सेक्शन इज टेकन एज। तो रोल्ड आई सेक्शन या चैनल सेक्शन में जो आपकी एक्सियल टेंशन है ना, जो अलाउएबल स्ट्रेस है या परमिसिबल स्ट्रेस है, वो कितनी होती है, तो ये होती है 1500 kg पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है आपका अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन, कितना हो जाएगा आपका 1500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आई सेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द फेलियर ऑफ द वेब प्लेट टेकन प्लेस बाय यील्डिंग इफ द रोटेशन ऑफ द क्लियर डेप्थ टू द थिकनेस ऑफ द वेब इज लेस देन। अगर वो कह रहा है कि वेब की थिकनेस किससे कम होगी जिससे आपका फेलियर देखने को मिलेगा प्लेट का, है ना, तो आपको बताना है क्या, कि कितना आपको, द फेलियर ऑफ द वेब प्लेट टेकन प्लेस्ड बाय यील्डिंग। यील्डिंग के कारण, यील्डिंग क्या होता है, जब भी आपका जो भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद आती है यील्डिंग, है ना, इसके बाद डिफॉर्म करेगा और अल्टीमेट वो ब्रेक हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, यील्डिंग इफ द रेशियो ऑफ द डेप्थ, जो आपकी क्लियर डेप्थ है, टू द थिकनेस ऑफ द वेब इज लेस देन, ये किससे कम होगा, है ना, ये किससे कम होगा, इज लेस देन। ठीक है, तो ये आपका स्टील डिज़ाइनिंग का क्राइटेरिया है। जब हम वाटर टैंक की डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसमें आ जाएगा इज लेस देन 82 से अगर ये क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको फेलियर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड एवरेज शेयर स्ट्रेस इज। रेक्टेंगुलर सेक्शन में मैक्सिमम और शेयर स्ट्रेस कितनी होगी, है ना, तो 1.5 हो जाएगी मैक्सिमम, या एवरेज शेयर स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी रेक्टेंगुलर सेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे ये तो मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आपके फैक्ट बेस्ड थे, उन सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया जो भी फैक्ट बेस्ड है। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे डिज़ाइनिंग में आप याद रखेंगे कि जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो डिज़ाइनिंग में जो प्लेट की लेंथ लेनी है, वो प्लेट की लेंथ हम कितनी लेते हैं, 1.25 से ज़्यादा, 1.25 जो आपका ब्रेथ है इससे ज़्यादा लोगे, है ना। बाकी वाटर टैंक से और कौन से सेक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो वाटर टैंक है इसकी इंट्रोडक्शन देख लेना। इंट्रोडक्शन में मैंने मैक्सिमम थ्योरी कवर कर ली है, तो वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे। तो इसके बाद एक और चिमनी का वीडियो डालेंगे। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और बेस्ट ऑफ लक आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। मैं चाहती हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, और अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ तो बस आपकी हेल्प कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, डू द बेस्ट इन योर एग्ज़ाम। और मुझे लगता है कि इजी आएगा पेपर, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, मगर फैक्चुअल बेस्ड चीज़ें वो पूछ सकते हैं, इसलिए फैक्ट को याद रखें।